सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू द जेई एडवांस पीवाईक्यू सेशन, जहां पे हम लोग 2023 के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग मैकेनिक्स के सारे सवाल सॉल्व करेंगे जो आपसे 2023 में पूछे गए थे। वी हैव ऑलरेडी डन इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इसके अलावा हमने जितने भी एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व किए चैप्टर वाइज, सभी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। राइट, फाइनेस्ट डिस्कशन आपके सामने यहाँ पे होने वाला है। टोटल 8 सवाल आपसे पूछा गया था मैकेनिक्स में। और जब हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे काइनेमैटिक्स से शुरू करते करते अपन सॉलिड्स फ्लूइड्स तक जाएंगे, जो भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक बात है सर। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे सवालों को यहाँ पे देखते हैं। आप चाहो तो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको सवाल में डाउट है तो आप यहाँ से डिस्कशन देखिए। ये आपको पहला सवाल है काइनेमैटिक्स का। राइट, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल आपको काफी डुएबल है, बस देखने में लंबा चौड़ा है। सवाल में क्या कहता है कि आपके पास एक यहाँ पे है ना स्लोप है, यहाँ पे एक कर्व्ड इंक्लाइन है। राइट, एंड यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। आपको यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि स्लाइड करता हुआ, देयर इज नो रोलिंग, प्रॉपर स्लाइड मार रहा है। एच वर्टिकल हाइट नीचे गिरता है, एंड यहाँ पे फिर इसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड आ जाएगी। इनिशियली इसका स्पीड यहाँ पे जनाब 0 है, ये आपको गिरता गिरता यहाँ पे आता है। इसके पास अभी हॉरिजॉन्टल स्पीड u0 है, एंड उसके बाद ये हवा में प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। यहाँ पे इसका कोलिजन होता है। कोलिजन किस प्रकार का है, तो हमको सवाल में कहा है भैया कोलिजन आपको पार्शली इलास्टिक या जो भी आपको इन इलास्टिक है, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको दे रखा है 1/√3। यानी कि सवाल में काइनेमैटिक्स और थोड़ा सा आपको कोलिजन का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कोलिजन करने के बाद ये आपको फिर से एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, जहां पे उस वक्त ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया दैट इज योर h1। पहली बार जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ग्राउंड में आया तो जो ये रेंज कवर किया दैट इज योर डी। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया सवाल क्या है। देखिए एक एक करके चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। जनाब जब ये आपको h हाइट नीचे फॉल किया है तो ये u0 आप कैसे निकालोगे, इसकी स्पीड, इसकी मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन हाइट इज h, यानी कि सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mu0 स्क्वायर। हालांकि हमको इसको लिखना भी नहीं चाहिए, स्टिल लिख रहे हैं अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह आ जाए तो। ठीक बात है सर, u0 की वैल्यू तो √2gh ही आनी चाहिए थी। इसका मतलब सर अगर u0 वेक्टर की बात करें, राइट साइड हमको x डायरेक्शन है और ऊपर की तरफ हमको z डायरेक्शन है, पॉजिटिव z एक्सिस है। तो अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप यहां पे एक x कैप जोड़ सकते थे, x कैप भी जोड़ सकते थे, जो आपको यहां पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। सर इसकी मैग्नीट्यूड हमको पता है √2gh है। सर ये तो वही प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया जहां पे आप किसी टावर से, जो कि टावर का हाइट 3h है, आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। राइट, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके बाद इसके पास जो इनिशियल वाई डायरेक्शन में स्पीड है वो 0 है। क्या सर, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जब ये आपको नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो जस्ट टकराने से पहले, अगर हम यहां पे जस्ट टकराने से पहले का फोटो बनाएं, तो जस्ट टकराने से पहले इसके पास 2 कंपोनेंट होगा। एक तो x डायरेक्शन में, जो कि यही रहने वाला है, x डायरेक्शन का कंपोनेंट चेंज नहीं होता है क्योंकि ग्रेविटी भैया डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो भैया ये √2gh तो इसके पास आज भी है। दिस इज द फोटो जस्ट बिफोर कोलिजन, ग्राउंड पे जस्ट बिफोर कोलिजन का फोटो बना रहे हैं। और ग्राउंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसके पास वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, vy, वो हम सॉल्व कर सकते हैं ना भैया। uy 0 है, जो वो हाइट फॉल किया दैट इज योर 3h। तो सर ये vy कितना होगा, अगेन √2gh, लेकिन अब h क्या लोगे, 3h के बराबर। तो 2g 3h बोले तो 6gh। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वो हमको पता चल गया ना। जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, हमसे सवाल में ये एंगल थीटा पूछा है, विच इज बेसिकली दिस एंगल थीटा। तो ये तो आप tan थीटा से सॉल्व कर सकते थे। tan थीटा इज इक्वल टू योर vy अपॉन दिस मच, यानी कि सर √6gh अपॉन √2gh। ये आपको √3 दिख रहा है, यानी कि सर थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री आ जानी चाहिए। तो सर ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। बढ़िया है सर। अब एक और चीज देखो,
ये फोटो है जस्ट टकराने से पहले। टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है एंड वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतनी है। टकराने के बाद यानी कि जब आपको कोलिजन हो गया है, जब आपको कोलिजन हो गया है, तो अगर आपको बेसिक आइडिया है कोलिजन का, तो आपको जो इंपैक्ट है वो इस डायरेक्शन में है। इंपैक्ट जो है नॉर्मल जो बॉल पे लग रहा है वो आपको जेड डायरेक्शन में है। तो इंपैक्ट जो है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को नहीं बदल सकता। यानी जस्ट टकराने के बाद पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड आज भी √2gh है, लेकिन जस्ट टकराने के बाद जो वर्टिकल स्पीड है वो बदल जाएगी। आपने बेसिक कोलिजन में इस प्रकार का चीज किया होगा कि टकराने से पहले अगर स्पीड आपको u1 है तो टकराने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है e टाइम्स u1। यही काम यहां पे भी होगा। अगर टकराने से पहले वर्टिकल वेलोसिटी में स्पीड इतनी है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जब तुम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो तुमको वेलोसिटी जो आएगी वो घूम फिर के √2gh ही आने वाली है। इसका मतलब यहां पे कोलिजन होने के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो x में है √2gh और z में भी है √2gh। ठीक बात है सर। तो ये जो v वेक्टर है, अगर हमसे कोई इस v वेक्टर को लिखने बोले तो हम क्या लिखेंगे? √2gh पॉजिटिव x कैप प्लस √2gh पॉजिटिव z कैप। और यहां पे -z देके पूरा गेम बिगाड़ दिया, यानी सर ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। क्लियर है सर यहां तक? बहुत बढ़िया। अब हमको यहां पे D और H1 में इंटरेस्ट है। देखिए ये जो D है ये तो रेंज है ना। रेंज क्या होता है? रेंज आपको होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से यहां गिरने का टाइम, राइट, मल्टीप्लाइड बाई जो आपको ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाइड बाई u0। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? √2h/g। तो हाइट कितना फॉल किया है? 3h। जब आप पार्टिकल को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g। आप इस चीज को s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्या बड़ा ही फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए। तो √2 और h की जगह आप लिखोगे 3h, तो चुपचाप से 6h/g मल्टीप्लाइड बाई u0 एंड दिस u0 इज नथिंग बट योर √2gh। √2gh। तो सर यहां से अपने को g और g मर जाने वाला है। g और g सर अपने को यहां पे मर गया है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 2h√3। ये तो हुआ है जनाब आपको d। और h1 क्या है? h1 सर है मैक्सिमम हाइट फॉर दिस सेकेंड प्रोजेक्टाइल। सर मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u²y, यानी कि जब ये वेलोसिटी अपने पास √2gh है, लेकिन अपने को इंटरेस्ट है टकराने के बाद की वर्टिकल वेलोसिटी जो कि √2gh है। तो इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर किया तो 2gh डिवाइडेड बाई 2g। फॉर्मूला क्या होता है? u²y/2g। वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर करते हो अपॉन 2g। तो सर ये तो h ही निकल के आ रहा है। तो भैया हमसे बोला है D/H1, तो आपका जो H1 है वो H है और D आपका इतना है। तो सर जब आप यहाँ पे D/H1 करोगे तो D है आपका 2h√3 और H1 आपका H के ही बराबर है। तो ये सर हो जाएगा 2√3 जो कि है ऑप्शन में। सो ऑप्शन नंबर D इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप देखिए सवाल डुएबल है, लेंदी है, आप इसको लेंदी कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर जेईई एडवांस्ड। ठीक है, सिंपल सवाल है। हमसे कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इट इज मूविंग इन द xy प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट x, y इज गिवन एज दिस। यहां पे x कैप y कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर ही है अलोंग x एंड y। i कैप और j कैप की जगह ये सिंबल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, alpha is a non-zero constant. What is the force acting on the particle? तो force vector is nothing but your mass into acceleration vector. तो हमें तो acceleration vector में interest है, which is nothing but your differential of velocity with respect to time. तो सर इसको differentiate करना पड़ेगा। alpha constant उसको बाहर रहने दो, ठीक है। अच्छा, y का differentiation हो जाएगा dy by dt, which is nothing but velocity along y axis, right? x cap प्लस 2 तो कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt का मतलब हो जाता है आपको vx और ये आपको v कैप है।
लेकिन हमको आंसर में है ना कहीं पे भी वी वाई वी एक्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी टेंशन नहीं है। पूछो क्यों? इसलिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर तुम इसको ध्यान से देखते ना, ये जो आपको v वेक्टर है दिस इज इक्वल टू अल्फा को अंदर भेज दो तो अल्फा वाई एक्स कैप प्लस 2 अल्फा एक्स वाई कैप। जनाब एक्स कैप के साथ ये जो वेलोसिटी जुड़ी हुई है यही तो है वी एक्स, और यही तो है सर हमको वी वाई। तो खेला खत्म हो गया। वी वाई की वैल्यू कितनी है? 2 अल्फा एक्स एक्स कैप प्लस 2 इंटू और वी एक्स है अल्फा वाई, तो 2 अल्फा वाई वाई कैप। अब यहां से अगर तुम 2 अल्फा को बाहर कॉमन लेके निकाल लो तो 2 अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, ये आपको हुआ है बेसिकली योर एक्सेलरेशन वेक्टर। लेकिन फोर्स चाहिए था, तो फोर्स का मतलब है इसमें पूरा m को मल्टीप्लाई करो, तो 2m अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप इंटू वाई वाई कैप, जो अपने को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी दिक्कत होना चाहिए, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सवाल था, थोड़ा सा बस अपने को मैनिपुलेशन है, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको लगेगा, जरूर लगेगा कि सर ये तो काफी ही डुएबल सवाल दे दिया है। चलिए बट स्टिल लेट्स डू इट। ग्रेविटेशन का सवाल है, कहता है कि 2 सैटेलाइट्स P एंड Q आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। अर्थ का रेडियस r है। द हाइट्स ऑफ सैटेलाइट P एंड Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर HP एंड HQ। हाइट बोला है, सेंटर से दूरी नहीं है, है ना। सिली मिस्टेक्स करने का कोई स्कोप नहीं है। मान लीजिए कि भैया एक सैटेलाइट इधर है, एक सैटेलाइट इधर है, एक सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में है और दूसरा सैटेलाइट इस वाले ऑर्बिट में है, समझ में आ गया। तो हमको यहाँ पे अगर हमने इसको P बोला है, इसको Q बोला है, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि ये जो आपको दूरी है ना, दिस दूरी इज नथिंग बट R प्लस HP, R प्लस HP, और ये दूरी है R प्लस HQ। यहां तक मैटर क्लियर है। अपने को हाइट सरफेस से दिया है, तो लेकिन अपने को तो डिस्टेंस सेंटर से हमेशा मेजर करना पड़ता है, चाहे ग्रेविटी लिखो चाहे फोर्स लिखो। आपको HP की वैल्यू r/3 दे रखी है, ठीक है। The acceleration of P and Q due to Earth's gravity are GP and GQ। तो भैया आपको GP और GQ का फॉर्मूला लिखना नहीं आता है क्या? ग्रेविटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नथिंग बट GM डिवाइडेड बाई सेंटर से दूरी का स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपको क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर RQ का स्क्वायर अपॉन योर RP का स्क्वायर। यहां पे RQ क्या है? कैपिटल R प्लस HQ। RP क्या है? कैपिटल R प्लस HP। अगर हम ध्यान से देखें तो अपने को इस प्रश्न में ना GP बाई GQ का रेशियो दिया हुआ है 36/25। सो दिस इज इक्वल टू योर RQ अपॉन RP का होल स्क्वायर। तो भैया अगर दोनों तरफ अंडर रूट मार देंगे और RQ को रिप्लेस करो इससे, दैट इज योर R प्लस HQ डिवाइडेड बाई RP को रिप्लेस करो R प्लस HP, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट तो ले ही लियोगे, तो 6/5। और ध्यान से देखते तो R प्लस, हमको सवाल में HQ सॉल्व करने में इंटरेस्ट है क्योंकि हमको HP दे रखा है R/3। R/3 प्लस R 4R/3, तो 4R और ऊपर एक 3 चला गया, दिस इज इक्वल टू योर 6/5। अगर ध्यान से देखें तो ये इसको कट करेगा तो 2 हो जाएगा, सो दिस इज योर R प्लस HQ इज इक्वल टू योर 8R/5। तो सर HQ इज इक्वल टू 3R/5 and this makes your option number A as the correct one। ठीक है, सिंपल है, कोई तकलीफ है ही नहीं इसके अंदर। और देखते हैं, है ना, सभी का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा, यानी कि अगर 8 सवाल है तो कौन से सवाल किस चैप्टर से है उसका टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा। अब ये सवाल अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सिमिलर क्वेश्चन और इससे डिफिकल्ट लेवल पे ही आपसे एक बार जेईई मेंस 2019 या 18 में शायद पूछा गया था, जहां पे आपको ऐसा ही कुछ माहौल था। ठीक है, आपसे बोल क्या रहा है, ये जो सवाल है ये आपको SHM का सवाल है और टॉर्शन कांस्टेंट वाला सवाल है। यानी कि ये जो वायर है ना, ये जो वर्टिकल वाली वायर है, इसको अगर आप ट्विस्ट करोगे तो ये दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, इसको ट्विस्टिंग टॉर्क कहते हैं। तो आपके पास ये वर्टिकल वायर है जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट हमें इस प्रश्न में दे रखा है, दैट इज दिस फेलो। ठीक है, आपके पास बॉटम में हॉरिजॉन्टली एक मासलेस रॉड है, तो इस रॉड का काम सिर्फ इतना है ताकि ये दोनों मासेस को अपने साथ अटैच करके रखे, एक एंड में 30 ग्राम, एक एंड में 20 ग्राम, और ये जो पॉइंट है ना,
दिस ग्रीन डॉट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास ऑफ 30 एंड 20। सवाल में ऐसा लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे। एंड अपने को ये जो मासलेस रॉड है इसका लेंथ भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये टोटल लेंथ जो है ये जनाब 10 सेंटीमीटर है। मान लेते ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, समझ रहे हो, ये r1 है और ये r2 है। हमें कहीं ना कहीं r1 r2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों पड़ेगी अभी समझ में आ जाएगा। सवाल में ये बोला कि भैया आपने इस मासलेस रॉड को ऐसा हॉरिजॉन्टली, थोड़ा सा ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही एक थीटा एंगल, छोटा सा थीटा एंगल देके छोड़ दिया, तो ये आपको बेसिकली ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये आपको अपने ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ठीक बात है सर। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा एंगल देके लेटर से रोटेट कर दिया है ना, आपने इसको थोड़ा सा एंगल देके लेटर से रोटेट कर दिया है, तो आपको ट्विस्टिंग टॉर्क जो होता है दैट इज योर टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, जो आपको बेसिकली रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। यहाँ पे आप इसको ट्विस्ट करोगे ऐसे थीटा एंगल से, तो इस पे एक टॉर्क लगेगा जिसको हम यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। एंड ये रिस्टोरिंग टॉर्क ही आपको बेसिकली क्या कहलाएगा, आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू सी थीटा। तो सर अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन आई थीटा। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि सर यही वाली टर्म होती है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी बाई आई। हमको सवाल में वही पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सी हमको पता है सवाल में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो 30 इंटू R1 का स्क्वायर, 20 इंटू R2 का स्क्वायर। तो R1 R2 तो चाहिए। खुशी की बात यह है कि सर ये सेंटर ऑफ मास ही है, ये सेंटर ऑफ मास ही है, तो अपने को सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से पता है कि 30 इंटू R1 शुड बी इक्वल टू 20 इंटू R2, 20 इंटू R2। हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली ही आपको दिख जा रहा होगा कि ये लेंस कितने होने चाहिए, है ना, बट स्टिल इफ यू वांट वी कैन वर्क इट आउट। तो सर यहाँ से अपने को दिख रहा है R1 इज इक्वल टू 2R2/3 एंड एट द सेम टाइम R1 प्लस R2 शुड बी योर 10। तो अपने को यहां से दिख रहा है दिस इज नथिंग बट R1 को इससे रिप्लेस करो, तो ये अपने को आ जाएगा 5R2/3 इज इक्वल टू 10। तो सर ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो खेला खत्म, इस R1 R2 को यहां से मिटा देते हैं। ये वाला है 4 सेंटीमीटर और ये वाला है 6 सेंटीमीटर। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपको जो भी तरीका आता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं टू डिटरमाइन 4 एंड 6 सेंटीमीटर ओवर हियर। अच्छा, अब तो क्या ही बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 30 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 20 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दिस इज योर 480 प्लस योर 720, सो दिस बिकम्स योर 1200। लेकिन यूनिट्स को ध्यान से, 1200 ये आपको आ रहा है यूनिट्स ग्राम पर, सॉरी नॉट पर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अपने को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1200 ग्राम को केजी में क्या तो 10 टू द पावर -6 और -3 और इसको क्या तो -4। तो यहीं से अपने को दिख रहा है ये आपको आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4। इसको यहां पे डालो, इसको यहां पे डालो, ठीक है। चलो खत्म है अपना ये सवाल भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी की वैल्यू है 1.2 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2 या फिर 10 इंटू 10 टू द पावर -3। और यही तो हमसे चाहा कि भैया ये n की वैल्यू बता दो, तो n की वैल्यू तो 10 हो जाएगी। क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। चलिए और क्या सवाल था, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट, वन इज योर फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में भी आपको कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कैपिलरी राइज से भी ज्यादा हम लोग बेसिकली यहाँ पे है ना ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि आपके पास अगर इस प्रकार का मेनिस्कस है, राइट, वो जो आप एक्सेस प्रेशर का फंडा पढ़ते थे, तो इधर अगर प्रेशर P1 है, इधर अगर प्रेशर P2 है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2s अपॉन R। एक ही लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वेयर R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस आर्क।
इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस सवाल में इस्तेमाल करेंगे। एट द सेम टाइम बहुत थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अमूमन फ्लूइड्स के सवाल आपको जब भी एडवांस में पूछे जाते हैं तो बहुत हाई चांस है कि थर्मोडायनेमिक्स से मिक्स करते हैं। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लिख ही दिया था, इसको एक बार हटा देते हैं। प्रश्न में हमसे कहता है एन इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग अ वेटलेस पिस्टन विद अ होल। राइट, ये आपके पास लिक्विड है, ऊपर में कुछ ऑलरेडी एयर है, इसके ऊपर आपने एक मासलेस पिस्टन रखा है। तो जब मासलेस पिस्टन रखा है, पिस्टन का खुद का कोई मास नहीं है, लेकिन आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पिस्टन आपको रेस्ट में है। अगर पिस्टन रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि भैया ऊपर से जितना दबाव पड़ रहा होगा पिस्टन पे, नीचे से भी उतना ही दबाव पड़ रहा होगा। ऊपर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इस वाले एयर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, पी नॉट ही है। तो शुरुआत में हमको ये समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जो आपको एयर है उसकी प्रेशर पी नॉट थी। आपने यहाँ पे एक पतला सा होल किया और उसमें यहाँ पे एक कैपिलरी डाल दिया। राइट, कैपिलरी का जो रेडियस है वो 0.1 mm है, डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू द एयर टाइट पिस्टन होल। मतलब आपको ये पिस्टन और जो कैपिलरी है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है ताकि कोई हवा बाहर नहीं निकल जाए, यहां से और यहां से कोई हवा बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। राइट, देखिए जब आपने इस कैपिलरी को अंदर डाला होगा तो कुछ तो लिक्विड ऊपर राइज किया, सही बात है। अपने को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने को फाइनली क्या बोलता है कि भैया किसी ने तो ऊपर से शायद कुछ एक्सटर्नल दबाव लगाया होगा, जिस कारण से ये पिस्टन जो है वो थोड़ा सा नीचे मूव किया, जिस कारण से अंदर का जो एयर है उसका वॉल्यूम V0 से डिक्रीज होके इतना हो गया, और अंदर जो एयर के साथ प्रोसेस हो रहा है बोलता है कि उसको आइसोथर्मल प्रोसेस अज्यूम कर लो। अच्छा सर, तो सर हमको इतना समझ में आता है कि आइसोथर्मल का मतलब होता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। शुरुआत में यहां जो एयर है उसका प्रेशर P0 था, वॉल्यूम V0 था, बाद में जो प्रेशर है उसको हमने P2 बोल दिया, लेकिन बाद के वॉल्यूम की भी हमको जानकारी दे रखी है, इतनी है। इसका मतलब सर हमको ये तो बता दिया गया है कि फाइनल प्रेशर जो इस समय गैस का है that is nothing but 101 divided by 100 multiplied by P0। ठीक बात है। अच्छा, तो हमने यहां तक पढ़ा और इतना तो इक्वेशन बनाया। कंसिडरिंग एयर एज एन आइडियल गैस, ऑफ कोर्स तभी ये सब इक्वेशन लगा रहे हैं। द हाइट h ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी, ये वाली हाइट पूछ रहा है, लिक्विड के सरफेस से कितना ऊपर ये हाइट है। ठीक बात है, सरफेस टेंशन एंड सो हमको सवाल में दे रखा है। एक काम करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इसको जूम करके बनाते हैं। राइट, थोड़ा सा इस डायग्राम को ना जूम करके बनाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो अपन यहाँ पे इक्वेशन लिखे वो अपने को समझ में आए। और ट्यूब को जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बना रहे हैं। ऑफ कोर्स इतना चौड़ा होगा नहीं, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी आर डूइंग सो। राइट, ओके, ये आपको पिस्टन बना दिया हमने, दिस इज आवर पिस्टन, एंड लिक्विड जो है वो अपने को यहाँ है, यहाँ पे अपने को। और लिक्विड क्या है बेसिकली, अगर आप देखें कहाँ गया, डेंसिटी कहाँ गया, है ना, तो पानी ही जैसा कुछ लग रहा है। एनीवेज, तो ये इस प्रकार से हमने बनाया है और इसके अंदर ये राइज किया है। कॉन्टैक्ट एंगल देखना, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में कुछ जानकारी दे रखी होगी। कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कैपिलरी सरफेस विद द लिक्विड इज 0। इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे प्योर हेमिस्फेरिकल शेप होना चाहिए। फिर ये कॉन्टैक्ट एंगल 0 का मतलब है कंप्लीट हेमिस्फेरिकल शेप है ये ऊपर का। राइट, और समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस। ठीक बात है सर। अब यहाँ पे आपको क्या हम लोग फंडा लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने अभी आपको बोला था कि अगर आपके पास ऐसा कोई शेप हो, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, तो भैया ये वाला साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, और कितने से ज्यादा होता है, तो 2s/r से ज्यादा होता है, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। ठीक है, हमने बोला कि सर इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो तो P0 ही है, एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब सर इस कर्व के जस्ट नीचे क्या प्रेशर होगा, सर यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, तो सर
हम बेसिकली P2 चाहते हैं। P2 क्या हो जाएगा, P1 माइनस 2s बाई आर। P1 क्या है, P नॉट माइनस 2s बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सवाल में खुशी की बात यह है क्योंकि ये आपको प्योर हेमिस्फीयर ही बन गया है ऊपर का सरफेस, यानी इस कर्वेचर का जो रेडियस है और ट्यूब का जो रेडियस है वो एक ही बात है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कंप्लीट हेमिस्फीयर है, क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, तो आपको इस कर्व का जो रेडियस है और ट्यूब का जो रेडियस है वो एक ही बात है। अगर आपको गलती से कुछ इस प्रकार का माहौल रहता, समथिंग लाइक दिस, जहां पे कॉन्टैक्ट एंगल कुछ आ रहा हो, लेट अस से 60 डिग्री, तो आप थोड़े ना यहाँ पे ट्यूब का रेडियस और इसका रेडियस बराबर बोल पाएंगे। देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन, है ना, वो कॉस थीटा वाला आपको कुछ फंडा आता है फिर। एनीवेज, तो सर यहाँ पे तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह ट्यूब का ही रेडियस लिख सकते हैं, तो हम लोग फिलहाल ये जो आर है ये 0.1 mm ही है। हाँ जी सर। अब देखिएगा सर, इस पॉइंट का प्रेशर हमको पता चल गया, हमको ये भी पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सेम टू सेम होना चाहिए। सर अगर यहाँ के प्रेशर को हम लोग सर यहाँ के प्रेशर को PA कह दे और इस प्रेशर को अगर हम लोग PB कह दे, तो जनाब PA और PB आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन सर PA क्या है, यहाँ पे आपको प्रेशर क्या है, वो जो एयर का प्रेशर है जो कि हमने फाइनली पता किया था 101 डिवाइडेड बाई 100 इंटू P नॉट। और सर इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा भैया, जब इस पॉइंट का प्रेशर तुमको P नॉट माइनस 2s बाई आर पता है, तो इस पॉइंट का प्रेशर यहां से यहां नीचे आए तो पानी का एक ρgh के वजह से दबाव और बढ़ गया, सो दिस प्लस ρgh, P नॉट माइनस 2s बाई आर प्लस ρgh। आपको जो ये हाइट है, यही ना हाइट हमसे पूछा है भाई साहब, यही तो हमसे हाइट यहां पे सवाल में पूछ रहा है, h। इस इक्वेशन को अपने को बस सॉल्व करने की जरूरत है, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, सो हम इसको लिख सकते थे ρgh माइनस 2s बाई आर इज इक्वल टू, ये आपको बेसिकली होने वाला है कितना, तो P नॉट बटा 100। अब यहाँ पे बस डेटा को सब्स्टिट्यूट करने का है, रो की जगह 10 टू द पावर 3 है तो 10 टू द पावर 3 डाल दिया, ग्रेविटी की जगह 10 डाल दिया, h अपने को चाहिए -2 मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन इतना है, यानी कि सर 75 अपॉन 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई रेडियस 0.1 mm है, मतलब कि 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू P नॉट बाई 100, यानी कि 10 टू द पावर 5 बाई 100 बोले तो 10 टू द पावर 3। ठीक बात है सर। अगर हम यहाँ पे केयरफुली देखेंगे तो सर ये 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर 3, तो ऊपर जाके ये बेसिकली आपको 10 बनेगा और ये आपको 150 है, तो सर बेसिकली 150 इंटू 10 इज 1500। कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे आपको आ जाएगा 1500, राइट। तो सर यहाँ से एक जीरो हटाया तो ये 100 हो जाएगा, ये दोनों जीरो और यहाँ से भी 2 जीरो हटा देने का, तो यहाँ पे आपके सामने है 100h इज माइनस 15 इक्वल्स टू 10। तो अपने को क्या दिख रहा है, h इज इक्वल टू 15 उधर गया तो 25 बाई 100 मीटर, या फिर हम इसको कह सकते थे 25 सेंटीमीटर। ट्राई टू पुट ऑल दी डेटास एट द वेरी एंड। बच्चे यहीं पे ही मतलब बीच बीच में ही डेटा पुट करना शुरू करते हैं, नहीं, पहले पूरा इक्वेशन बनाओ लास्ट तक, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि बस इससे ज्यादा अब इक्वेशन नहीं बनाना है, फिर डेटा को सब्स्टिट्यूट करो ताकि आपका एक आंसर सटीक आए। इंटीजर टाइप सवाल है, बच्चों को ऐसे ही कॉन्फिडेंस कम रहता है उसको सॉल्व करते वक्त। अच्छा, 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं रोटेशन से, तो 6, 7, 8 जो ये आखिरी के 3 सवाल है, तीनों आपको रोटेशन के हैं। ये सवाल आपको इतना डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपने रोटेशन की इवन हमारा रिवीजन वीडियो भी किया है तो उसमें भी हमने आपको ये सेम इक्वेशन लिखना सिखाया है। प्रश्न में कहता है कि एक बार है m 1 kg का, लेंथ उसका 0.2 मीटर है, इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, वन एंड ऑफ द बार इज पिवटेड एट पॉइंट विच इट इज फ्री टू रोटेट, ठीक है, विच इज होगा यहाँ पे विच इट इज। A small mass m 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with इतना speed on the path perpendicular to the bar। एक काम करते हैं, चित्र बनाना अभी से शुरू करते हैं।
तो आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से सिचुएशन है एंड इस एंड के अबाउट ये पिवटेड है और ये पूरा सेटअप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। आप मान के चलो कि आपके एक टेबल के सरफेस पे रखा है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टेबल का सरफेस एंड द रॉड। ठीक है, इसका मास m है, इसकी लेंथ आपको l दे रखी है, आपके पास एक मास सिस्टम है, इसका मास m है और इसका इनिशियल स्पीड आपको u है, ये आपको 5 मीटर्स पर सेकेंड है। ये जाता है और l/2 डिस्टेंस पे l/2 डिस्टेंस पे जाता है और कोलिजन करता है। सही बात है सर। कोलिजन करने के बाद जाहिर सी बात है, कोलिजन करने के बाद जाहिर सी बात है, कोलिजन करने के बाद जाहिर सी बात है कि रॉड के पास कुछ ओमेगा आएगा, है ना, समझना। तो दिस इज द सेकेंड फिगर, दिस इज योर सेकेंड फिगर कि भैया कोलिजन हो गया, ये दोनों आपस में यहाँ पे टकराया, ये इस पे नॉर्मल लगाया, रॉड इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल की वजह से रॉड के पास एक ओमेगा आएगा। तो हमने बोला रॉड घूमना शुरू कर दिया ओमेगा से, एंड कोलिजन के बाद आपका जो ये पॉइंट मास सिस्टम था, है ना, ये जो पॉइंट मास सिस्टम है, इसकी वेलोसिटी अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि v हो गया है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में है ना ये ओमेगा और ये v निकालना है, और हमसे ये भी कहता है कि जो कोलिजन हुआ है वो आपको प्रॉपर इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनती है। सबसे पहला इक्वेशन आपको बनेगा इस हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, बिकॉज जब आपको यहाँ पे टकराव हुआ होगा ना तो हिंज पे भी एक झटका वाला रिएक्शन आता है। आप इस पेन को पकड़ो, अगर हम यहाँ पे मारेंगे तो आपके हाथ पे उंगली पे झटका आएगा, विच मीन्स यहाँ पे रॉड पे आपको एक रिएक्शन फोर्स है। तो सिस्टम का नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन जो भी रिएक्शन फोर्स है वो हिंज से ही पास करेगा। तो हिंज पे आपको उस रिएक्शन फोर्स का टॉर्क जीरो है, राइट, और बाकी सबका तो टॉर्क ऑलरेडी जीरो है। तो सिस्टम पे आपको इस हिंज के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो हम लोग हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो ये आपको इनिशियल फोटो है टकराने से पहले, और ये है टकराने के बाद का फोटो। तो टकराने से पहले जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ इस पार्टिकल का होगा, mvd। क्या लिखोगे इक्वेशन, mu, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, l/2। तो सर ये mu इंटू l/2 इज इक्वल टू, बाद में इसकी वेलोसिटी mv इंटू l/2। देखिए हालांकि सवाल में हमको क्लियर कर दिया है कि ये टकराने के बाद लौट गया है, हमको मान लेते आपको पता ही नहीं है, आपने तो v फॉरवर्ड ही ले लिया है। सॉल्व करोगे, अगर ये सच में लौटा होगा ना तो v नेगेटिव आ जाएगा, तो टेंशन ना को। प्लस इस रॉड का भी तो ओमेगा लिखोगे एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा। I कितना हो जाएगा, ml²/3 इंटू ओमेगा। अच्छा सर, तो सर यहां से अगर हम देखें तो L से एक 2 तो आप यहां पे मार ही सकते थे, बहुत बढ़िया। और दूसरा इक्वेशन यहां पे लिखाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि कितना है भैया। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिखते वक्त आप उन्हीं पॉइंट्स के वेलोसिटी को लिखते हो जिन पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ है। तो ये तो पॉइंट मास ही है, लेकिन रॉड के इस पॉइंट की ही वेलोसिटी में हमें रुचि है। क्या टकराने से पहले इस रॉड की कोई वेलोसिटी थी? नहीं, सिर्फ इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो यू ही होगा। टकराने के बाद रॉड के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो तो ओमेगा l/2 है, तो ये पॉइंट ओमेगा l/2 से आगे जा रहा है और ये वाली पॉइंट की वेलोसिटी v है। सो सेपरेशन क्या हो गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस माइनस दिस, राइट। तो ओमेगा l/2 माइनस योर v। बस दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ पे आपके पास ओमेगा और v है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो 2 तो यहाँ पे एक 2 आप मल्टीप्लाई कर दो, राइट। यहाँ से अगर आप चाहो तो m को हटा के नीचे एक m डाल दो। तो दिस इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज योर u इज इक्वल टू v प्लस 2m ओमेगा l डिवाइडेड बाई 3 इंटू m। और यहाँ पे आपके पास एक और इक्वेशन है, u इज इक्वल टू माइनस v प्लस ओमेगा l/2। तो दोनों इक्वेशन को आप चुपचाप से ऐड कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 2u इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे अब है डेटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और 2u को भी फिल कर दो ना,
u अपने पास दे रखा है कितना है 5 है, तो 2u का मतलब होता है 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो ये आपको कितना है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज 1 kg, तो इसको 1 लिखा। ओमेगा अपने को निकालना है, L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू जनाब अपने को 0.2 दे रखा है, इसको यहाँ पे हमने 0.2 लिख दिया है, डिवाइडेड बाई 3, अच्छा 2/3 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्मॉल m ये आपको 0.1 है, दिस इज योर 0.1 प्लस अगेन ओमेगा L/2, ओमेगा चाहिए, ओमेगा अपने को चाहिए, कैपिटल L की वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ओके, डेसिमल अपने को यहाँ से उड़ जाने वाला है, तो 10 इज इक्वल टू 2 ओमेगा बाई 3 प्लस ये अपने को हो जाएगा बेसिकली योर 0.1, सो दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा बाई 10, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर 20 ओमेगा है ना, प्लस 3 ओमेगा। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि सर दिस इज योर 300 इज इक्वल टू 23 ओमेगा, तो सर ओमेगा इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 23। कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या हमने? समथिंग इज नॉट करेक्ट। 3 और 10 इसका एलसीएम तो सर हमको 30 ही होएगा, तो ये अपने को जाएगा 20 ओमेगा, ये अपने को आ जाएगा यहाँ पे 3 ओमेगा 23, और 30 है इधर 10 है, ये आपको u था ऐड किया तो 2u, एंड u की वैल्यू 5 थी अपने पास, तो ये हो जाएगा 10, ये कट गया है 2/3, m की वैल्यू 1 है, ओमेगा है, l की वैल्यू 0.2 है, और नीचे में अपने पास स्मॉल m है जिसकी वैल्यू आपको 0.1 kg है, तो लिखा हमने यहाँ पे इतना। ओके, ओमेगा है L/2, L की वैल्यू 0.2 है, नीचे अपने को 2 ही है, ठीक है, तो इसको कट किया था तो 0.1, तो ओमेगा बाई 10 है, यहाँ से ये मर गया। अच्छा, ये वाला 2 हमने मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया, ओहो व्हाई डू वी डू सच थिंग्स, माय बैड। तो ये अपने को 2 × 2 4 है ना, एंड इसको यहाँ से हटा दो, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 30, 10 मल्टीप्लाई किया तो 40 ओमेगा, प्लस 3 किया तो 3 ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा निकल के आ रहा है अपने को 300 डिवाइडेड बाई 43, एंड 300/43 है ना, तो ये आपको 6.98 आ रहा है क्या, 6 से किया उसके बाद यस, तो ये आपको है ना ये वाला चीज़ आ जाएगा 6.98, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको 6.98 आ जाएगा, और एक बार ये आपको ओमेगा आ गया, उसको आप किसी भी इस वाले इक्वेशन में आप डालो, और आपको वहां से ना v की वैल्यू जो है ना ये 4.3 निकल के आ जाने वाली है, तो इससे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही निकल के आएगा, ठीक है। इसको चाहो तो चेक कर लेना, अगर हम 43 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 या 21 और 28 यानी कि 300, हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट है, सही है, क्लियर एकदम। चलिए, तो मेथड एकदम स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा अंत में कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दोनों में ही सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन। एंगुलर इम्पल्स हम एक बार ही आपको रिकैपिचुलेट या रिवाइज करवा देते हैं। सेंटर ऑफ मास में या फिर कभी कभी बच्चा एनएलएम चैप्टर में भी लीनियर इम्पल्स पढ़ता है, जहां पे लीनियर इम्पल्स का सिंबल कभी कभी आप जे इस्तेमाल करते हैं, वह लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। उसी प्रकार ऑफ कोर्स वेक्टर साइन आप लगा सकते हैं, उसी प्रकार एंगुलर इम्पल्स भी आपके सामने एक चीज है, दैट इज योर जे और टॉर्क अबाउट, राइट, एंगुलर इम्पल्स जे इनटू व्हाटएवर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू योर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको जे को भी थोड़ा सा इलाबरेट करके बताऊं तो जे आपको बेसिकली इंटीग्रल एफ डी टी ही होता है, इंटीग्रल एफ डी टी आपने कभी ना कभी देखा होगा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट का अपने को इस्तेमाल करना है कि भैया अगर हमने किसी सिस्टम में एक झटके वाला फोर्स दिया है, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, लेट अस से आपके पास कोई ये सिस्टम है और आपने इस सिस्टम पे एक झटके वाला इम्पल्स दिया है, तो इस इम्पल्स की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी लीनियर और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और आपके सामने यहाँ पे एक प्रश्न बना के दिया हुआ है।
हमको कहता है एन एन्युलर डिस्क ऑफ मास m, एन्युलर का मतलब है कि भैया इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है, यहां पे खोखला है, is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu at some time an impulse j नॉट x cap, यानी कि x डायरेक्शन में आपने यहां पे एक झटका यहां पे दिया, ठीक है, टक्कर के मारा होगा। h हाइट, h कहां से लिया हुआ है, रेफरेंस कहां है h का, तो भैया ये सेंटर लाइन से है। इफ h इज इक्वल टू एच एम, यानी h की अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू एच एम हो तो क्या होगा कि ये जो आपको सिस्टम है ना, ये आपको प्योर रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग, राइट, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा आर का अपने फंडा लगा सकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आपने जैसे ही इसको यहाँ पे एक झटका दिया, इंपल्स दिया, तो इसके ये जो आपको सिस्टम है ना, ये आगे आपको ट्रांसलेट करेगा लेटर से v वेलोसिटी से, और इसके पास एक ओमेगा भी आ जाएगा, इसके पास एक आपको ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा, ठीक बात है सर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एक इक्वेशन तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि सर आपका ये जो इंपल्स है इसके कारण आपको सिस्टम का मोमेंटम में चेंज आया, भैया शुरुआत में सिस्टम रेस्ट में था तो फाइनल मोमेंटम ही लिखोगे, राइट। सिस्टम का जो मास है वो हमको कैपिटल M दे रखा है और इसकी वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की वो अपने को v है, राइट। इन सिचुएशंस में आप यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको काउंट में नहीं ले रहे, वी आर ट्रीटिंग इट एज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स राइट नाउ। सो इंपल्स के इक्वेशन में सिर्फ वो इंपल्सिव फोर्स को ही कंसिडर करते हैं, इन दैट केस नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को हम इग्नोर मार देते हैं। तो फ्रिक्शन के इंपल्स को यहां पे हम इग्नोर मार के सिर्फ इंपल्सिव फोर्स को ही लिख रहे हैं। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये हो गया, जे नॉट इज इक्वल टू एम बी, क्लियर है सर, बढ़िया है। एक इक्वेशन यहां पे आएगा आपका एंगुलर इंपल्स के लिए, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा रहे हैं, जे नॉट इनटू एच इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आपको आई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस एनुलर डिस्क के लिए, बहुत से लोग सॉल्व कर देते हैं, दैट इज अ शियर वेस्ट ऑफ टाइम, समझिएगा बात को, रुकिए, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक काम करते हैं ना, दोनों को आपस में डिवाइड मार दो, अगर डिवाइड मार दोगे, राइट, क्या तो डिवाइड मार दो या फिर जे नॉट की वैल्यू एम वी है उसको यहां डाल दो, एम वी एच इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। हम लोगों को अगर ऑप्शन नंबर ए देखो, बी देखो, राइट, हम लोग यहाँ पे एच एम की बात करने वाले हैं, यानी कि भैया हम लोग प्योर रोलिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर हमें उस हाइट में इंटरेस्ट है ताकि सिस्टम प्योर रोल करे, तो प्योर रोल का क्या मतलब है भैया, बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आपको फॉरवर्ड में v होगा और बैकवर्ड में ओमेगा की वजह से कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू बी। तो प्योर रोल का क्या मतलब है कि v शुड बी इक्वल टू ओमेगा बी। प्योर रोलिंग का मतलब है कि सर v शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू बी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बालक, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो m इंटू वी की जगह आप यहाँ पे लिखो ओमेगा बी मल्टीप्लाइड बाई h इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो अगर हम और ध्यान से देखें तो ओमेगा से ओमेगा आपका मर जाएगा और h इज इक्वल टू योर आई डिवाइडेड बाई एम बी आ जाएगा। अब चलो एक एक करके चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी को। ए में हमसे कहता है म्यू नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ठीक है आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर ए टेंड्स टू जीरो, अगर आपका ए जीरो हो गया मतलब यहां पे कोई भी हॉलोनेस नहीं है, कंप्लीट डिस्क है। एक कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई टू। तो भैया अगर हम ऑप्शन नंबर ए को अगर चेक कर रहे हैं तो एच की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आई की जगह लिखोगे एम बी स्क्वायर बाई टू और नीचे में ऑलरेडी एम बी है, तो क्या ये बी बाई टू नहीं आ रहा है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए अपने को सही नहीं है सर। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को चेक करें एच इज इक्वल टू, तो भैया कहता है कि ए टेंड्स टू बी। ए टेंड्स टू बी का मतलब है कि आपको ये जो हॉलोनेस है ना, आपको ये जो हॉलोनेस है वो ऑलमोस्ट बी के बराबर है, ऑलमोस्ट। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है सर, ये तो अपने को एक रिंग बन गई है, बी रेडियस की रिंग बन गई है। तो अगर सर ये एक रिंग बन जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिर्फ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एम बी स्क्वायर होगा और नीचे अपने को ऑलरेडी एम बी है। सो यहां पे अपने को ये जो हाइट है वो बी के बराबर निकल के आती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही बात है। अच्छा एक बार ऑप्शन नंबर डी पहले चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी इज द इजीएस्ट वन। कहता है कि अगर यहां पे कोई फ्रिक्शन हो ही ना, देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अगर h जीरो कर दो, यानी कि आप जो झटका लगा रहे हो
आप जो भी झटका लगा रहे हो वो ऐसे लगा रहे हो मस्त। ये जो झटका है ये सेंटर से ही पास कर रहा है। अगर ये झटका सेंटर से ही पास करेगा, अगर जनाब एच ही जीरो कर दोगे तो ओमेगा तो जीरो होना ही है। तो भैया सिस्टम के पास कुछ भी ओमेगा नहीं आएगा। हाँ, सिस्टम के पास एक वेलोसिटी जरूर आ जाएगी। ये तो सर वही बात हो गया ना, इसके पास सिर्फ वेलोसिटी है और सर यहां पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, सरफेस एकदम स्मूथ है। तो आगे जाने के बाद भी इसके पास कोई ओमेगा आ ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करता जाएगा, स्लाइड करता जाएगा, स्लाइड करता जाएगा। तो यहां पे कहता है कि द व्हील ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग। ऑलवेज का मतलब है कि आगे जाने के बाद भी इसके पास ओमेगा नहीं आ पाएगा। अगर म्यू होता तो शायद आगे जाने के बाद ओमेगा आ जाता, लेकिन नहीं है म्यू। तो सर ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर सी, फॉर एच इज इक्वल टू एच एम, यानी सर हाइट उतनी तो हम दे रहे हैं कि भैया प्योर रोलिंग तो करेगा, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा बी तो है। द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस ए। तो भाई साहब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे, है ना, अगर तुम इस इक्वेशन को भी उठा के देख लो, अगर तुम इस इक्वेशन को भी उठा के देख लो, तो ओमेगा इज इक्वल टू योर जे नॉट एच डिवाइडेड बाई आई। ठीक बात है सर, राइट? क्या तो यहां से देख लो, या फिर एक्चुअली उतना करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। अगर हमने एच एम दे दिया है, देखिए आपने जे नॉट दे दिया तो इसके पास वी आ जाएगी, सही बात है। आपका वी हो गया, यहां से देखो वी इज इक्वल टू वी बाई बी, और v आपको हो जाएगा जे नॉट बाई एम, तो जे नॉट बाई एम इंटू बी। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपको ओमेगा जो है वो b पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनर रेडियस पे क्या ही डिपेंड करना है, इनर रेडियस पे वो डिपेंड नहीं करने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपको ए बी सी डी सारे के सारे हैं। क्लियर एकदम? चले, ओके, बढ़िया है सर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाईली प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन डुएबल है लेकिन अच्छा बनाया हुआ सवाल है। टॉस करते हुए आपने देखा है, तो ये वही चीज है। आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक कॉइन रखा गया है, कॉइन का मास 5 ग्राम है, कॉइन का रेडियस 4/3 है। ठीक है, अपने कैसे टॉस करते हैं ना, है ना, टक करके ऊपर थंब से एक झटका देते हैं, तो कॉइन ऐसा फ्लिप करता हुआ ओमेगा से गोल गोल घूमता हुआ ऊपर जाएगा और घूमता हुआ नीचे भी आएगा। तो यही हुआ, आपने सेंटर से 2/3 दूरी पे बॉटम से एक झटका दिया, इंपल्स दिया, और उस इंपल्स की वैल्यू अपने को दे रखी है। आपने ये n इंटू एस किसका यूनिट है, लीनियर इंपल्स का यूनिट है, आपने उसको एक j दिया, उसके वजह से ये आपको घूमा। अब अगर हम इसका थोड़ा सा और प्रॉपर डायग्राम बनाने का प्रयास करें आपके लिए, तो जनाब ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार का आपके सामने माहौल है ना, एंड ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, कभी सोचा इसके बारे में? ये आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। आपने जो झटका दिया है ना वो यहां दिया है, लेटर से आपने ऐसे एक झटका दिया है जे, राइट, जिसके वजह से ये आपको डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा से। तो जस्ट झटके के बाद इसके पास एक ओमेगा आया होगा और इसके सेंटर के पास एक वेलोसिटी आया होगा इंपल्स के डायरेक्शन में। आपने इंपल्स भी तो ऊपर की तरफ दिया है ना, आपने जो इंपल्स दिया है डॉट 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 जो आपको ये दिख रहा है ना जे, ये भी ऊपर की तरफ दिया। तो क्या हुआ, ये जो कॉइन है ये ओमेगा से घूमता हुआ ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए जब ये कॉइन आपने जैसे इंपल्स दिया कॉइन के पास एक ओमेगा आ गया, जब ये कॉइन हवा में ऊपर जा रहा है ना, इसका ओमेगा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि mg सेंटर से ही पास करेगा। mg कैन नॉट अप्लाई एनी टॉर्क टू चेंज दी ओमेगा। हाँ, ग्रेविटी की वजह से इसका v जरूर डिक्रीज हुआ होगा, तो ये घूमता घूमता ऊपर गया, ओमेगा सेम, लेकिन v जीरो टॉप मोस्ट पे, फिर ये घूमता घूमता नीचे आया होगा, ओमेगा फिर भी सेम, और वापस से इनिशियल पोजीशन में जब वो पहुंचा होगा तो वापस से इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में v आ गया होगा, है ना। आप ऐसा समझो, इसको पॉइंट मास समझोगे तो ये ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। तो भैया हमसे पूछता है कि जब वो ऊपर जाके वापस नीचे आया तो टोटल कितना चक्कर लगा लिया, चक्कर कितना घूम गया, n रोटेशंस, तो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो सर
आपने अभी भी सिखाया कि सर दिस लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड दिस लीनियर इंपल्स समझिएगा इसका रेडियस 4/3 है, इसका रेडियस 4/3 है, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया, जो इंपल्स दिया है, वो सेंटर से 2/3 दूरी पे है। यानी अगर रेडियस को हमने r बोला है तो ये 2/3 तो r/2 के बराबर है। समझ में आई मेरी बात? तो एंगुलर इंपल्स के इक्वेशन में j इंटू r/2 करोगे ना, ये जो डिस्टेंस है ये तो r/2 है, तो j इंटू r/2 इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। और एक कॉइन डिस्क की तरह है, डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4 इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा। क्लियर है सर? अच्छा, नाउ इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, हमको अब v और ओमेगा दोनों पता चल गया। r से एक r को मार दो और इसको आप 2 से मार दो, तो ओमेगा का वैल्यू अपने को निकल के आ रहा है 2j। बी वेरी वेरी केयरफुल, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक राइट नाउ। और यहां से सर v का जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज नथिंग बट योर j/m। अब इसको आप एक काइनेमैटिक्स का सवाल की तरह देखो कि भैया एक पॉइंट मास है, उसका वेलोसिटी v है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g, तो यहां पे u की जगह v लिखा, 2v/g। लेकिन सर व्हाट इज v? v इज इक्वल टू j/m, तो यहां पे आपने लिखा है 2j और g है, तो ये m इंटू जी। ठीक बात है, तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। क्यों निकाला सर टी? भैया इसका ओमेगा तो सेम है, तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है, तो कितना एंगल टोटल, ये कितना एंगल घुमा होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2j डिवाइडेड बाई mr मल्टीप्लाइड बाई, एंड t इज इक्वल टू दिस मच, 2j डिवाइडेड बाई योर mg। ये तो हुआ नंबर ऑफ, दिस इज टोटल angle rotated. So what is number of rotations? theta by 2 pi, right? तो यहीं पे अगर हम ध्यान से देखें, ये आपको हो जाएगा 4j² डिवाइडेड बाई योर m² r इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 पाई। तो यहां से अपने को 2 से ये वाला 2 मर गया। अब यहां पे आप डेटा को सब्स्टिट्यूट करो, ये डायग्राम को हम फिलहाल यहां से हटा देते हैं, डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिए। n इज इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई j का स्क्वायर, यानी इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये तो सर π/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, ओके, डिवाइडेड बाई कितना है m का स्क्वायर। मास कितना है? 5 ग्राम, यानी कि सर 25 इंटू 10⁻⁻⁶ kg में भी कन्वर्ट करना था। रेडियस है 4/3, 4/3 तो 4 ऊपर 3 और 10⁻⁻²। ग्रेविटी है, ग्रेविटी को हमको बोलता है कि 10 ही लो, तो इंटू 10, और एक पाई भी है, एक पाई भी है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, एंड 10⁻⁻⁶ -8 -7 ऊपर गया तो ये सर 1000 हो गया है। 4 इंटू 25 100 है, इसको मारा तो ये सर 10 बचा, तो ऊपर में 3 और 0 यानी कि सर 30। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन मेड इज 3030। क्लियर है? चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।